जय हिंद दोस्तों। आज हम हिस्ट्री के सेट नंबर 8 की ओर हैं। इस सेट नंबर 8 में हम देखेंगे कि हिस्ट्री के 50 प्रश्नों को हम इससे पहले 7 सेट बना चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। यहाँ आने वाले केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के जो पीजीटी लेवल के पेपर होंगे उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 में लिखा हुआ है महाभारत का संस्करण, दूसरी तरफ है पद संख्या। महाभारत 3 संस्करणों में विभाजित है। सबसे पहले संस्करण को हम जय नाम से जानते हैं, द्वितीय संस्करण को भारत के नाम से जानते हैं और तृतीय संस्करण को महाभारत के नाम से जानते हैं। पहले संस्करण में यानी जय में 8,800 पद संख्या थी और दूसरे संस्करण में जो कि भारत है उसमें 24,000 इस तरह से, और तीसरे संस्करण जो अंतिम है उसमें 1,00,000 पद संख्या है। तो इसको ज़रा मिलान कर देते हैं हम। एक का तो सामने सामने सही है, दूसरे में 24,000, तीसरे में 1,00,000। इसका आंसर होगा 132। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। प्रश्न संख्या 2 की ओर है। निम्नलिखित में से सत सहस्त्री संहिता है, इसका सही आंसर होगा महाभारत। प्रश्न संख्या 3 की ओर है। महाभारत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो पहला जो है, प्राचीन भारत से लेकर गुप्त काल तक की संपूर्ण जानकारी महाभारत में वर्णित है, यह सही है। महाभारत में विदेह, मगध आदि राज्यों की स्थिति का वर्णन है, यह भी सही है। महाभारत में प्राचीन भारत में विदेशी जातियां, राजा और राज्य के सिद्धांत वर्णित हैं, यह भी सही है। चौथा, रामायण महाभारत में तत्कालीन इतिहास तिथि क्रम में वर्णित है, यह गलत है। यह गलत है। तो पूछा गया है इसमें गलत असत्य कथन कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 4 की ओर है। रामायण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? रामायण में कौन से कथन सत्य कहे गए हैं? तो याद रखिएगा, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, बिल्कुल सही बात है। रामायण की रचना वाल्मीकि द्वारा की गई थी। रामायण का संपादन 5 चरणों में हुआ है, यह भी सही है। प्रारंभ में रामायण में 6,000 पद थे और अंत में 24,000 पद हो गए, यह भी सही है। और उपयुक्त में सब यानी ये सभी के सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 5 की ओर है। नोआ ने भीषण जल प्लावन से रक्षा कर विश्व की रचना की, यह कथन किसका है? ओल्ड टेस्टामेंट का है। ऑप्शन नंबर डी सी वाला पार्ट इसका सही है। प्रश्न संख्या 6 की ओर है। मोहनजोदड़ो का सबसे ऊंचा टीला स्तूप कहलाता है, स्तूप टीला कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। प्रश्न संख्या 7 की ओर है। हड़प्पा के 2 टीलों GH को किसने खोजा? इसका माधव स्वरूप वत्स ने। ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 8 की ओर है। प्रश्न संख्या 8, एक कारीगरों की बस्ती हड़प्पा में के जिस टीले से प्राप्त हुई है वह टीला कौन सा है? टीला सी है। ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 9 की ओर है। मिट्टी की गोल सलाकार मुद्राएं प्राप्त हुई हैं हड़प्पा से। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 10 की ओर। आर्यों के काल में प्रचलित प्रथा थी, आर्यों काल में प्रचलित प्रथा थी नियोग प्रथा। ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 11 की ओर है। वर्णों की उत्पत्ति को ब्रह्मा के अंगों से सुमेलित कीजिए, इसका सही जवाब होगा जी ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ देखिए, ऑप्शन नंबर 4 इस 4 से मिले। ब्रह्मा के बाहों से क्षत्रिय और जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र। इस तरह से 4 3 2 1 है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 12 की ओर है। कौन सा वर्ग कबीलाई समाज में नहीं आता था? इसका सही जवाब होगा डाकू। प्रश्न संख्या 13 की ओर है। आर्यों में नीवी पहनावा था पुरुष एवं स्त्री दोनों का। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 14 की ओर है। निम्नलिखित बौद्ध संगीतियों को सम्मिलित की तत्कालीन शासक कौन थे? यानी प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय बौद्ध संगीति यह कालाशोक के समय में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय हुआ। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के जो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में। 4 3 2 1 ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 15 की ओर है। प्रश्न संख्या 15 की ओर है। पांचवी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? वेन सांग ने की थी। पांचवी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? वेन सांग। कुल मिलाकर के 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जो कि इस तरह से, एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसे प्रश्न बनते हैं, अलग अलग तरह से प्रश्न बन सकते हैं इसमें, याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति का स्थान जो था राजगृह में था, सप्तपर्णी गुफा में।
इनका समय जो याद रखें 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे, और इनका जो शासनकाल था अजात शत्रु के शासनकाल यानी हर्यक वंश के काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों, आप पता होगा आपको, विनय पिटक था, सूत पिटक में संकलित किया गया था। ये थी महत्वपूर्ण बातें प्रथम बौद्ध संगीति से। अच्छा, द्वितीय बौद्ध संगीति को भी एक बार समझ लीजिए एक नज़र में। यह द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, जिनका समय अगर याद रखें तो 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे साबक मीर थे, सर्वकामनी जिसको बोलते हैं। शासनकाल की अगर बात करें तो शासनकाल में कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश के शासनकाल में हुआ था यह। और इसका उद्देश्य भी क्या था कि इस अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए किया गया था। अनुशासन के कारण डिसिप्लिन मेंटेन करने में जो कोई भी मतभेद हुआ था, यानी सोशल आप देखें कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बौद्ध धर्म स्थापित किए गए एवं महासांघिक, जो कि दो भागों में स्थापित एवं महासांघिक दो भागों में बौद्ध धर्म बट गए थे द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान। ये थी द्वितीय बौद्ध संगीति से महत्वपूर्ण बातें। अच्छा, आप तृतीय बौद्ध संगीति की अगर बात करें तो यह स्थान जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। समय की बात करें 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसके अध्यक्ष मोगलीपुतिस थे और शासनकाल अशोक यानी मौर्य वंश के काल में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियम का प्रतिपादन करना, जिसके अनुसार बौद्ध धर्म को अस्थायित्व प्रदान किया गया, यानी प्रदान करने का प्रयास किया गया। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया। साथ ही तीसरा पीटक अभिधम्म पीटक को जोड़ा गया। याद रखिएगा, तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पीटक को जोड़ा गया था। चलिए, ये थी महत्वपूर्ण बातें तृतीय बौद्ध संगीति से। अब बात कर लेते हैं चौथे बौद्ध संगीति की। यह कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। इनका समय अगर बात करते प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ ईस्वी में। अच्छा, इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष की बात करें तो अश्वघोष। इनका शासनकाल कनिष्क यानी कुषाण वंश के शासनकाल में हुआ था। इनका उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित होना। ये महत्वपूर्ण बातें बौद्ध संगीति से जुड़ी हुई थी। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखें, हीनयान शब्द का अर्थ है निम्न मार्ग। क्या बात है इसका? निम्न मार्ग। प्रश्न संख्या 17 की ओर है। छठी बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल था, यह इसका आंसर होगा छठी पुष्य गुप्त, सॉरी क्या था? छठी बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल था मध्यम मार्ग। आयोजन स्थल का नहीं, इसका आंसर क्या होगा? मध्यम मार्ग। स्थल में मध्यम मार्ग क्या है? छठी बौद्ध संगीति का आयोजन 1954 में बर्मा के कावाएं युंगून में किया गया था। इसका आयोजन बर्मा की सरकार के संरक्षण के तहत हुआ था और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री यूनू द्वारा की गई थी। संगीति का आयोजन बौद्ध धर्म के 2500 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया था। ये महत्वपूर्ण बातें थी छठी बौद्ध संगीति से। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 में क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मनोनीत सौराष्ट्र का शासक था। सौराष्ट्र का शासक कौन था? पुष्यगुप्त ने। याद रखिए, पुष्यगुप्त। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 19 की ओर है। चंद्रगुप्त मौर्य और किस प्रतिद्वंदी के मध्य सिंध होकर वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे? इसका सही जवाब होगा सेल्यूकस। ऑप्शन नंबर 4 होगा। प्रश्न संख्या 20 की ओर है। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का समर्थक था? यह जैन धर्म का समर्थक था चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 21 की ओर है। चंद्रगुप्त को कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त को कैवल्य की प्राप्ति श्रवणबेलगोला में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 22 की ओर है। फाहियान के अनुसार गुप्त काल में अधोलिखित में से कौन सी मुद्रा सामान्य विनिमय का साधन थी? यह कौड़ी। ऑप्शन नंबर एक जो सके सही है। प्रश्न संख्या 23 की ओर है। निम्नलिखित में किस शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रवर्तन किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 24 की ओर है। पूर्वी समुद्री किनारे पर निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण बंदरगाह था? ताम्रलिप्ति। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 25 की ओर है। अधोलिखित में से कौन बैंकों और साहूकारों जैसा कार्य करता था? इसका सही जवाब होगा नगर श्रेष्ठिन। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 26 की ओर है। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की सभा किसके अधीन होती थी? इसका सही जवाब होगा और। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 27 की ओर है। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आप ध्यान रखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला जो है
1327 में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन किए गए थे, बिल्कुल सही बात है। 1336 में मोहम्मद तुगलक की खुरासान विजय योजना बनी, यह भी सही है। 1333 में इब्न बतूता का भारत में आगमन हुआ, यह भी सही है। 1451 लोधी वंश का अंत हुआ, यह गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 28 की ओर है। फिरोज तुगलक ने निम्नलिखित नगरों की स्थापना की थी। फिरोज तुगलक ने निम्नलिखित नगरों की स्थापना की थी, याद रखिएगा। इसमें फिरोजदाबाद तो किया ही था, एक मिनट जरा पढ़ लेते हैं। फिरोजदाबाद किया था, दूसरा फतेहाबाद भी किया था, जौनपुर भी किया था, और भागलपुर नहीं किया था, हिसार किया था। यानी ये सब जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, याद रखिए। वर्तमान में 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 29 की ओर है। किस सुल्तान के पास सर्वाधिक दास थे? इसका सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक के पास, फिरोज शाह तुगलक के पास, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 30 की ओर है। कारखानों की देखभाल, नियंत्रण और हिसाब का लेखा रखने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे वह थे मुतसरिफ, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 31 की ओर है। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। इस फारसी भाषा में अनुवादित पुस्तक को कहा गया, क्या कहा गया? रज़्मनामा, याद रखिएगा, रज़्मनामा कहा गया। प्रश्न संख्या 32 की ओर है। अकबर के विरुद्ध बैरम खान के विद्रोह के लिए प्रमुख रूप से किसका अन्यायचारी व्यवहार उत्तरदायी था? इसका सही जवाब होगा पीर मुहम्मद, ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 33 की ओर है। किस मुगल इमारत की यह अनूठी विशेषता है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल एक समान है? इसका सही जवाब होगा ताजमहल, ऑप्शन नंबर बी, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। प्रश्न संख्या 34 की ओर है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज व्यक्ति को जहांगीर द्वारा खां की उपाधि दी गई थी? इसका सही जवाब हुआ रॉल्फ पीच को, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 35 की ओर है। प्राचीन भारत में गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही जवाब हुआ गुल्फ कराल से, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 36 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन चीनी यात्री पहले गुप्त शासन में के विषय में जानकारी देता है? इसका सही जवाब होगा इत्सिंग, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 37 की ओर है। प्रश्न संख्या 37। 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब होगा नाना साहब, कानपुर में नेतृत्व नाना साहब ने किया था। प्रश्न संख्या 38 की ओर। एनफील्ड राइफल में कौन से विशेष कारतूस का प्रयोग किया जाता था? सही जवाब होगा गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूस का, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 39 की ओर है। रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाले अंग्रेज जनरल का नाम था? उसका सही जवाब होगा ह्यू रोज, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 40 की ओर है। लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी, उसका कमिश्नर का नाम क्या था? हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 41 की ओर। बरेली में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? बरेली में स्वतंत्र खान बहादुर खान ने, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 42 की ओर है। अवध के तालुकेदार के साथ कठोर व्यवहार करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? जैक्सन, ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 49 की ओर है 43 की ओर है। मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? इसका सही जवाब होगा अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग करना, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 44 की ओर है। सिराजुद्दौला अपनी मसनद खोने का कारण? इसका सही जवाब होगा आंतरिक साजिशें और विश्वासघात ही थी, विश्वासघात करना एक बहुत बड़ा कारण बना। प्रश्न संख्या 45 की ओर है, जो मिलान करना है। निम्नलिखित ब्रिटिश अधिकारियों का सही कालक्रम आप बताएं। सबसे पहले तो कॉर्नवालिस याद रखिए आप, नंबर 1 में कॉर्नवालिस आएगा, उसके बाद जॉन शोर आएंगे, इसका नंबर 2 होगा, ठीक है। और इसके बाद नंबर वेलेजली आएगा 3, और उसके बाद मिंटो आएंगे 4। या पहले कॉर्नवालिस, फिर उसके बाद सर जॉन शोर, उसके बाद लॉर्ड वेलेजली, और अर्ल ऑफ मिंटो, यानी 2143, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 47 में प्रश्न की ओर है। 46 में प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन व्यवस्था को ठीक ठाक वर्णित करता है? इसका सही जवाब है राजस्व प्रशासन तथा दंड न्याय के प्रशासन का पृथक्करण कर दिया गया। ये क्रमशः ब्रिटिश और नवाब के नियंत्रण में रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 47 की ओर है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति बनाई गई थी। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति बनाई गई थी। भारत को महानगरीय पूंजीवाद के कृषि उपासित के रूप में परिवर्तित करने के लिए, ऑप्शन नंबर
डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 48 की ओर है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइट पद किस कारण से त्याग दिया था? इसका सही जवाब होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की दुखद घटना के बाद। प्रश्न संख्या 49 की ओर है। जरा इसको मिलान करना है। प्रश्न संख्या 49 की ओर देखिए, इसको मिलान करना है। इसका सही जवाब होगा, देखिए, ए ओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सचिव बना। ऑप्शन नंबर एक का 4 होगा। उसके बाद सर सैयद अहमद खां, हिंदू और मुस्लिम भात की दो आंखें थी। और मिंटो जो बने वह सीडीएस मीटिंग एक्ट राजद्रोही सभा कानून अधिनियम बनाना मिंटो के द्वारा। और फुलर लेफ्टिनेंट पूर्व बंगाल और असम का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना। इस तरह से उसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 50 जो कि अंतिम है। भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया था सर सैयद अहमद खां के द्वारा। ये था 50 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपके लिए उपयोगी साबित हो। थैंक यू।